उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। आज के मुद्दे की शुरुआत कुछ बेहद अहम सवालों से। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी एक धर्म से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करता है? क्या समान नागरिक संहिता लागू हो जाने से किसी एक धर्म को बढ़ावा मिलेगा? क्या वाकई ऐसा है कि इस सिविल कोड को हरी झंडी दिखाना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में शामिल है? जब से सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने के लिए कमेटी गठन को मंजूरी दी है, तब से बस ऐसे ही सवाल बहस का कारण बन गए हैं। इसलिए आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को गहराई से समझने के साथ ही प्रदेश के साथ जानेंगे कि कितना जरूरी है उत्तराखंड में यूसीसी का लागू होना और कैसे ये राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्र स्तर पर अब तक के सबसे कड़े फैसलों में एक है। विधानसभा चुनावों के लिए हुई वोटिंग से पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में ऐलान किया था कि उनकी सरकार सत्ता पर काबिज होती है तो उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करेगी। आपकी सहूलियत के लिए बता दें, यहाँ पर हम समान नागरिक संहिता को ही यूसीसी कह रहे हैं और उसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है। अब ये है क्या? दरअसल समान नागरिक संहिता जिस भी देश या राज्य में लागू होता है, वहां के नागरिकों के अधिकार एक कानून के दायरे में आ जाते हैं। यानी आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, आपके पास अधिकार भी समान होंगे और बंदिशें भी एक सी रहेंगी। ऐसे ही समान कानून के अभ्यास को स्थापित करने के अपने वादे पर खरा उतरते हुए गुरुवार को धामी कैबिनेट की पहली बैठक में यह तय किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार की ओर से गठित की गई कमेटी एक मसूदा, एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और इसे राज्य में लागू करेगी। अब ये फैसला इतना खास है यूसीसी के इतिहास, इसके अधिकार और इसके खिलाफ उठती आई आवाजों के कारण। दरअसल प्रदेश सरकार के उठाए इस कदम के चलते गोवा के बाद उत्तराखंड ही देश का वो पहला राज्य होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन करेगा। यूं तो यूसीसी वक्त वक्त पर बाकी राज्यों में भी चुनावी मुद्दा बनकर उभरता आया है, लेकिन या तो ये विरोध के चलते या फिर राजनीतिक रोटियां सेकने के इरादे से ठंडे बस्ते में चला गया। इस पर भी आएंगे, लेकिन जान ले कि गोवा में ये मौजूद है, पर दोनों राज्यों की स्थिति अलग है क्योंकि गोवा में इसे पुर्तगाल सरकार ने लागू किया था, उत्तराखंड से विपरीत जहां राज्य की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। बहुत दिलचस्प है रिपोर्ट्स का दावा कि पुर्तगालियों का गोवा पर शासन अंग्रेजी शासन से भी ज्यादा था। पुर्तगाली साल 1510 में भारत आए थे और सबसे आखिर में साल 1961 में उपनिवेश छोड़ने वाले यूरोपीय शासक थे। यानी पुर्तगालियों ने गोवा पर करीबन 451 वर्षों तक शासन किया। इसी बीच पुर्तगाल सरकार ने ही वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू किया था। अब 1961 में पुर्तगालियों ने राज्य तो छोड़ दिया, लेकिन ये कोड रह गया और गोवा सरकार उक्त सिविल कोड के साथ ही बनाई गई। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार ने इसे मंजूर किया है, जो कि किसी और राज्य में नहीं किया गया है। दरअसल ये फैसला अपने साथ विवाद लेकर चलता है क्योंकि ये कहा जाता आया है कि यूसीसी हिंदू धर्म को बढ़ावा देता है और बाकी धर्म के लोगों के, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है। इसे भाजपा का एजेंडा बताया जाता है और संविधान को चुनौती देने वाला माना जाता है। लेकिन कितनी सच्चाई है इन तर्कों में, विरोध से लिप्त इन आवाजों में? पहले तो ये समझ लीजिए कि यूसीसी को धर्मनिरपेक्ष कानून एक वजह से कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि देश के हर शहरी के लिए एक जैसा कानून लागू हो। धर्म और मजहब का इससे वास्ता नहीं है, बस ये अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म करता है, चाहे वो हिंदू धर्म का सिविल कोड ही क्यों ना हो। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें, अभी देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई पर्सनल लॉ और पारसी पर्सनल लॉ चलते हैं और साथ ही हिंदू सिविल कोड भी है। शरीयत पर आधारित मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि 1937 में पास हुआ था के अलावा 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1936 का पारसी विवाह तलाक एक्ट और 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम ऐसे ही पर्सनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। अंतर यह है कि जहां हिंदू कोड बिल ने महिलाओं को पैतृक और पति की संपत्ति में अधिकार देकर सशक्त बनाया, तो वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में 3 तलाक, तलाक के बाद पत्नी को भत्ता न मिलने जैसे प्रावधान रखे गए। ईसाइयों के पर्सनल कानूनों में 2 बातें आती है। एक, शादीशुदा जोड़े को तलाक के लिए 2 साल तक अलग रहना जरूरी होता है। इसके अलावा लड़की की मां की संपत्ति पर लड़की का कोई अधिकार नहीं होता। पर्सनल लॉ है तो व्यक्तिगत मामलों में
सरकार दखल नहीं दे पाती। ज्यादातर मामलों में महिलाएं ही अन्याय का शिकार होती हैं, जो अब कम से कम उत्तराखंड में नहीं होगा। अब जो कहते हैं कि इससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ये संविधान को चुनौती देता है, वो समझें कि भारत का संविधान आम नहीं है, ये छूट भी देता है और बंदिशें भी। ये सच है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की गई है, लेकिन इसी के साथ आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात भी करता है और भारत जैसे देश में जरूरी भी है जहां अनेक धर्म है, इसलिए इसे एजेंडा कहकर स्वीकार न करना ठीक नहीं। अगर उत्तराखंड की बात लें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की महत्वता बढ़ जाती है। क्यों? 3 कारणों में समझिए। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ मौजूद अल्पसंख्यक जनसंख्या के कारण मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन यहाँ के सबसे बड़े अल्पसंख्यक धर्म है जो अच्छी खासी आबादी रखते हैं। तो विभिन्न धर्मों के विभिन्न कानून से न्यायपालिका पर बोझ भी पड़ेगा, इसलिए एक कानून जरूरी है। दूसरा जरूरी कारण है उत्तराखंड से सटी सीमाएं। राज्य की राजनीतिक सीमा पूर्व से नेपाल और उत्तर में चीन को छूती है। ये राज्य को सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील बनाता है और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे होने के चलते यहाँ एक कानून का होना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड में धामी सरकार का लिया ये फैसला दरअसल बहुत बड़ा है, क्योंकि इसे आगाज माना जा रहा है। अब तक राज्य यूसीसी को लेकर फैसले लेने में संकोच करते थे, पर उत्तराखंड में इसे लागू कर पूरे देश के लिए एक उदाहरण स्थापित किया गया है। माना जा रहा है कि प्रदेश में हुई ये शुरुआत कहीं ना कहीं जल्द ही पूरा देश अपनाएगा। हालांकि अभी देखना यह है कि जनता और विपक्ष इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया देती है। जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे, बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।